नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और देश में कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये महामारी अब भी है और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है इस जंग में जीत हासिल करने के लिए। इसलिए आप ये प्रण लीजिए कि आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करेंगे। न्यूज 18 भी आपसे बार बार यही अपील कर रहा है और इसी को लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम की भी शुरुआत की है। इस मुहिम का नाम है मास्क पहनो इंडिया। तो आप खुद से ये प्रण लीजिए, शपथ लीजिए कि जब तक महामारी है तब तक मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई यानी कि कल से शुरू हो रहा है और उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं के साथ ये बैठक की, साथ ही विपक्ष से मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल संसद भवन पहुंचे और इसके अलावा हरसिमरत कौर, राजनाथ सिंह, मनसुख मंडाविया और अधीर रंजन चौधरी भी पहुंचे। पीयूष गोयल, मल्लिकार्जुन खड़गे, पशुपति पासवान, संजय राउत समेत कई बड़े नेता मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बने। 19 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है। 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा और इस दौरान संसद में 19 दिन कामकाज होंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये पहला संसद का सत्र होने जा रहा है। मॉनसून सेशन के इस बार हंगामेदार होने के पूरे आसार है। विपक्षी पार्टियों ने भी अपने अपने हथियार को तेज कर लिए हैं। बीजेपी सरकार को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, कोविड और वैक्सीन की किल्लत, विदेश नीति, राफेल डील समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी विपक्ष ने पूरी तरह से कर रखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जनप्रतिनिधियों का, विशेषतः अपोजिशन का जो प्रतिनिधि है, उनका सजेशन बहुत वैल्यूएबल रहता है। सभी जनप्रतिनिधियों का सजेशन वैल्यूएबल रहता है क्योंकि जमीन से आते हैं। इसलिए वो सजेशंस के कारण, वो सुझाव के कारण डिबेट बहुत रिच होता है। एक और मुद्दा है जिस पर संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है मॉनसून सेशन के दौरान और वो है यूपी में लाया गया पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी के जनसंख्या नियंत्रण पर सवाल उठाए। ट्वीट कर इसे बीजेपी का कम्युनल एजेंडा करार दिया। यूपी विधानसभा के चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण करने और सांप्रदायिक एजेंडे को जिंदा रखने की बीजेपी की कोशिश इसे बताया है। और इससे पहले भी ये बात भी जाहिर हो चुकी है। मॉनसून सेशन के दौरान प्राइवेट बिल के तौर पर जनसंख्या का मुद्दा उठाने की बात बीजेपी नेताओं की ओर से कही गई है। यानी कि इस मुद्दे पर भी गर्मा गर्म बहस और हंगामेदार मॉनसून सेशन के पूरे आसार हैं। जिस तरीके से जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है बीजेपी के पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर, खासकर यूपी चुनाव के मद्देनजर वो इसे जोड़कर देख रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की कोशिश इस बिल के जरिए बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। तो मॉनसून सेशन के पूरे हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। कुल 19 दिन मॉनसून सेशन चलना है और इस बीच कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सवाल करने के लिए तैयार बैठा है। जयराम रमेश के ट्वीट को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी अब शुरू हो चुकी हैं। जयराम रमेश ने इसे यूपी इलेक्शन से जोड़ा है इस बिल को, तो दूसरे नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है ये भी आपको दिखाते हैं। के बजाय धार्मिक एजेंडा लागू करके कांग्रेस उत्तर प्रदेश में घृणा और भय का माहौल पैदा करके राजनीति करना चाहती है। मेरा सवाल है श्रीमती सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से और जयराम रमेश जी से, कांग्रेस शासित कई राज्यों में जनसंख्या नीति लागू है, क्या वहां जनसंख्या कानून को वापस लेंगे? जनसंख्या हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया, इसलिए उनके पास काम गिनाने को नहीं है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, किसानों पे अत्याचार बढ़ा, किसान धरने पे बैठा है। यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से हुए, सरेआम महिलाओं का चीरण हुआ। इसलिए वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ सगुफा छोड़ रहे, करना धरना इनको कुछ नहीं है। वैसे तो अनेक प्रकार के संकट हैं, आंतरिक संकट हैं, बाह्य संकट हैं, और मैं आंतरिक संकटों के लिए सबसे अधिक यदि किसी को उत्तरदायी मानता हूं
तो जो जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति है उसे मानता हूँ। और जनसंख्या की बढ़ती हुई संख्या के कारण से देश के सारे संसाधन, सारी सेवाएं छोटी पड़ रही हैं। आदरणीय मोदी जी और की सरकार ने पिछले 7 वर्षों में आम नागरिक की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनको हल करने में संपूर्ण शक्ति लगाई है। 2022 चुनावी रण को अब सिर्फ 6 महीने का वक्त बाकी है और इस बीच बीएसपी की ओर से भी फॉर्मूला लगभग साफ कर दिया गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से ब्राह्मण पॉलिटिक्स का दांव खेला है। 15 साल पहले जिस सोशल इंजीनियरिंग से मायावती को सत्ता मिली थी, अब एक बार फिर मायावती उसी फॉर्मूले को अपनाती नजर आ रही है। आज मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण बीजेपी के बहकावे में आ गए थे, लेकिन अब वो पछता रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को फिर से बीएसपी के साथ आ जाना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने दलितों को पिछले चुनाव में बहकाने की खूब कोशिश की थी, उनके साथ खूब खिचड़ी खिलाई गई, लेकिन उन्हें दलितों पर गर्व है क्योंकि दलित उनके बहकावे में नहीं आए। मायावती ने कहा कि बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करेगी जिसकी शुरुआत अयोध्या से होगी और इसकी कमान उन्होंने पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे और इसका एहसास कराने वह इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। इधर बीजेपी के खेमे में भी बैठकों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के नेतृत्व में संघ और बीजेपी की राजधानी लखनऊ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक अब भी जारी है। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी पहुंचे हैं। वहीं संघ और सरकार के बीच समन्वयक के तौर पर तैनात अरुण कुमार भी इस बैठक का हिस्सा हैं। आरएसएस और बीजेपी के बीच सुबह से ही बैठक चल रही है। अब सरकार की ओर से सीएम और डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर यहां चर्चा हो रही है। इस बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून और धर्मांतरण के मुद्दे के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा प्रस्तावित है। बैठक का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बताया जा रहा है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए। विधानसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की जीत को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार, बीजेपी, संगठन और संघ के बीच बेहतर तालमेल बैठाने पर मंथन चल रहा है। अनामिका हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, मीटिंग को कितना वक्त बीत चुका है और अभी तक अंदर क्या बातें हो रही है, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, बाहर कुछ बात निकल कर आई है क्या? देखिए अनिका, निचोड़ ये है कि अब तक ये जो बैठक हो रही है 2 दिनों से, जिसका आखिरी दिन है आज, ये खास तौर पर आगामी चुनाव की रणनीतियों को तय करने के लिए है। और इस टीम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संघ की ओर से भी रखी जानी है, संगठन की तरफ से भी रखी जानी है। और चूंकि सरकार के सबसे बड़े मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, तो ये माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी ये बताया जाएगा कि हर उम्र, अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए सरकार की ओर से जो कामकाज किए गए हैं उसको किस तरीके से आने वाले 6 महीने के भीतर प्रचार प्रसार के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही संगठन की ओर से जब पिछले दिनों बैठक हुई थी, उसमें राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए जो संगठन ने अपना प्रारूप तैयार किया था चुनाव प्रचार का,
बूथ को मजबूत करने का, कमल यात्रा निकालने का, इसके अलावा बूथ के भौतिक सत्यापन का। तो ये सारी बातें रखी जाएंगी संगठन की तरफ से कि संगठन कैसे आगामी दिनों में चुनाव की रूपरेखा तैयार कर रहा है। साथ ही संघ की तरफ से भी जो कुछ बड़े सर्वेज होते हैं, उन सर्वेज के बाद ही बताया जाता है कि इस योजना का लाभ कितने लोगों को मिला है या नहीं मिल पाया है, या किस मुद्दे पर कितना काम करने की जरूरत है, समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको उस योजना का लाभ नहीं मिल पाया या ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो बेसिकली ये समन्वय बैठक है और आगामी 6 महीने के चुनाव के लिए समन्वय भी बेहद ज्यादा जरूरी है, जहाँ पे सरकार और संगठन अलग अलग ना दिखाई दे और ये दिखाई दे कि ये बीजेपी है, चाहे सरकार में हो चाहे संगठन में हो। इसलिए समन्वय बैठक के जरिए ये रणनीति तैयार की जा रही है कि आने वाले चुनाव के जो मौसम होने वाले हैं कुछ महीनों में, वो किस तरीके के होने वाले हैं सरकार के कामकाज को लेकर। ठीक है अनामिका, आप बैठक पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेती रहूंगी। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक की जानकारी देने के लिए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं नेटवर्क 18 के मिशन संजीवनी की। फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है, वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। आप भी हमारे इस अभियान में मदद कर सकते हैं, लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करके। दिखाते हैं आपको कि आज संजीवनी गाड़ी किन किन इलाकों के दौरे पर है। हथियार का इस्तेमाल कीजिए और न्यूज़ 18 की मुहिम मास्क पहनो इंडिया को आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्रण लीजिए कि जब भी आप बाहर निकलेंगे घर से तो मास्क जरूर इस्तेमाल करेंगे जब तक ये महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिजनौर से ये खबर है जहां पर छेड़खानी के बाद पिटाई का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ की घटना के बाद युवक के पिटाई का मामला सामने आया। पड़ोस के युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने युवक को पीटा है। ग्रामीणों ने युवक का सिर भी मुंडवा दिया है। पिटाई के बाद युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उसकी हालत इस कदर नाजुक हो गई। थाना कीरतपुर के भुड़पुर नैन सिंह का ये मामला है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जिस लड़के की पिटाई गांव वाले कर रहे हैं, आरोप उस लड़के पर है कि उसने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी और इसी आरोप के बाद गांव वालों ने लड़के को पकड़कर पीटा और उसका सिर मुंडवा दिया। फिलहाल बताया जा रहा है कि लड़की की हालत नाजुक और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। अगर लड़के पर लगा आरोप सच भी है तब भी गांव वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इधर नोएडा से खबर जहां पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। नोएडा पुलिस ने 434 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहे थे ये सभी। खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। एक दो नहीं बल्कि 434 लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये सभी वो लोग हैं जो नोएडा में अलग अलग जगहों पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहे थे। जो अपनों से करते हैं प्यार वो भला कैसे करेंगे वैक्सीन से इनकार। जी हां, तभी तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारातियों के साथ शादी के लिए पहुंचे दूल्हे को जैसे ही वैक्सीनेशन का पता चला, दूल्हा दुल्हन का हाथ थामने से पहले वैक्सीन लेने पहुंचा। और इसी को कहते हैं जीवन साथी के प्रति सच्चा प्यार। सात फेरों का बंधन छूट न जाए, सात वचनों का वादा टूट न जाए, रिश्ते की डोर ना पड़ जाए कमजोर, हाथ थामा है तो रिश्ता निभाना पड़ेगा। एमपी के नरसिंहपुर में इस दूल्हे राजा ने जब शादी के ठीक पहले टीके की पहली डोज ली तो नरसिंहपुर के तिनसरा गांव में दूल्हे को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े।
लोग हैरान थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दूल्हे के लिबास में बारातियों के साथ पधारे दूल्हे राजा शादी के मंडप के बजाय यहाँ कैसे पहुँच गए। लेकिन जब गांव के लोगों को दूल्हे की सोच का पता चला तो लोग वाह वाह कर उठे। लिहाजा खुशी में ग्राम सरपंच के प्रतिनिधि ने तिलक लगाकर दूल्हे का स्वागत किया और मौके को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें भी खिंचवाई। बारात आई थी यहाँ तो दूल्हे का स्वागत किया और वैक्सीनेशन कराया। उसके बाद शादी के अन्य कार्य पूरे हुए। शादी के मौका था, दस्तूर था और रस्म अदायगी और कसमों को निभाने की बेला थी, जिसे दूल्हे राजा ने बखूबी निभाया भी। बस फर्क इतना रहा कि शादी से पहले दूल्हे ने बेकरारी के बजाय अपने होने वाली जीवन संगनी के प्रति ईमानदारी दिखाई और शादी के फेरे लेने के पहले उसने टीके को तरजीह दी। 300 टोला ग्राम में आज एक बारात आई हुई थी जिसमें हमने दूल्हे का वैक्सीनेट फर्स्ट डोज लगाकर उसको वैक्सीनेट किया। कहते हैं रिश्तों की नींव में सबसे ज्यादा महत्व भरोसे का होता है। इस दूल्हे राजा ने टीका लेकर अपनी जीवन संगनी के प्रति उस भरोसे को कायम कर लिया है। उम्मीद है जिंदगी के सफर में किए गए वादों को शिद्दत से निभाने की ईमानदारी देखकर दूसरे लोग सबक लेंगे और कोरोना के खिलाफ छिड़े जंग में टीका लेकर अपने और अपनों के प्रति ईमानदार बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।